हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने हिंदू मैरिज एक्ट किया था, जिसके मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 13 करवा दिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था, इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। तो आज हम करेंगे इंडियन पेनल कोड की इंट्रोडक्शंस, कैसे कैसे इनेक्ट में आया इंडियन पेनल कोड और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। राइट, आज हम इसका चैप्टर 1 करेंगे। अब है द कोड वॉज ड्राफ्टेड, आईपीसी जो है, दिस कोड वॉज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। तो फ्रेंड्स, आप एक पेंसिल और एक पेपर ज़रूर लें, क्योंकि मैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी वो प्री के एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं और आईपीसी का तो ज़्यादा। तो जो कोड है हमारा आईपीसी है, वॉज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, established in 1834। फर्स्ट लॉ कमीशन जब आया था तो वहाँ पे अंडर चार्टर एक्ट के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस वेलिंगटन मैकोले आईपीसी एनेक्ट हुआ था 1860 में। अक्टूबर 1860 जो है इनेक्टमेंट डेट है इसकी, 1860 अक्टूबर 1860। और ये कौन लेके आया था, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस वेलिंगटन मैकोले। थॉमस वेलिंगटन मैकोले इनकी चेयरमैनशिप में हुआ था। इन्होंने इनेक्ट करवाया था 18 अक्टूबर 1860 में। और ये फोर्स में कब लाया गया? केम इन टू फोर्स 1 जनवरी 1862। ये 1 जनवरी 1862 को हमारे इंडिया में आ गया था ये लॉ। और आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और ये कितने सेक्शंस हैं? हमारे आईपीसी में 23 चैप्टर हैं सब डिवाइडेड जो किए गए हैं, और इसमें 511 सेक्शंस भी हैं। 23 चैप्टर्स हैं एंड 511 सेक्शंस हैं। तो इनमें ही सब डिवाइडेड किए गए हैं सेक्शंस। चैप्टर 1 से लेके 23 के अंदर ही 511 जो भी सेक्शंस आते हैं, सारे धाराएं इनके अंदर ही आती हैं जो 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और इट इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा इंडिया का मेन क्रिमिनल कोड है, मेन क्रिमिनल लॉ है। जो भी कोई अफेंस कमिट होता है, हीनियस क्राइम जो भी होता है अफेंस, जैसे आईपीसी इंक्लूड्स ऑल द रेलिवेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंसेस फॉर पब्लिक, ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेस, किडनैपिंग, मर्डर एंड रेप, जितने भी मैंने आपको बताया हीनियस क्राइम्स होते हैं जो कि इसके अंडर आते हैं, आईपीसी की जो धाराएं लगती हैं उनके ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये इनेक्टमेंट में हुआ अक्टूबर 1860 और फोर्स में आया ये 1 जन 1862। इसके टोटल चैप्टर्स हैं 23, जिसमें सेक्शंस हैं 511। ये हमारा मेन क्रिमिनल कोड है इंडिया का। तो फ्रेंड्स, देखो, मैं ये छोटे छोटे क्या कहते हैं नोट्स बना के, ये मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ और ये नोट्स के साथ ही मैं पढ़ाती हूँ। ये ना, इसमें कुछ बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस भी होती हैं जिसको मैंने डिफाइन किया होता है थोड़ा सा इलेबोरेट करके। तो आज हम जो सेक्शन आज हम करेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। ये चैप्टर 1 बताता है। और जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 है विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये है कहाँ पे ये सेक्शन जो है किन किन जगहों पे कहाँ ये लागू होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो कहाँ है। तो चैप्टर 1 का जो आता है प्रियम्बल क्या कहता है कि ये कहाँ पर लागू होता है। सेक्शन 1 बताता है टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, कि ये भारत में कहाँ किस टेरिटरी में कहाँ ये जो लॉ है कहाँ ये लागू होता है। तो जैसे कि बेयर एक्ट में बताया गया है, इसके टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, एंड शेल एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेल है, मे नहीं है कि हो सकता है, ये शेल है जिसमें कि बताया गया है शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया में ही, पूरे इंडिया में ही है। लेकिन बेयर एक्ट में फ्रेंड्स एक है, इसमें अभी भी मैंने देखा है, मेरे बेयर एक्ट में भी है जो जहां पे लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। लेकिन नहीं, आपको ही पता है धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 के बाद
2019 में ये एक्ट जो है, ये जो लॉ है, ये वहां पर भी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। जब तक यहाँ पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लगा हुआ था, 370 से पहले इनके ऊपर अपने ही लॉ होते थे, जिनके तहत ये अपने कानून बनाते थे। ये हमारा इंडिया का कानून कोई भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते थे। 370 हटने के बाद, 370 का सेक्शन हटने के 370 आर्टिकल हटने के बाद 2009 में इनके ऊपर भी ये एक्ट, ये दिस कोड एप्लीकेबल होता है। तो हम अब एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखेंगे, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये बताता है हमारा सेक्शन 1 की इसकी टेरिटोरियल कहां तक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां तक होती है, तो होल ऑफ इंडिया है, ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। सेक्शन 2 क्या बताता है? अब सेक्शन 2 आईपीसी का बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। वो पनिशमेंट वो ऑफेंसेस जो कमिट होते हैं इंडिया में, उनकी क्या क्या पनिशमेंट मिलती हैं। जो ऑफेंस कमिट कहाँ होते हैं? इंडिया में, विद इन इंडिया। ये देखो कई बार विद इन इंडिया वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार इंट्रा टेरिटोरियल भी आ जाता है। जो इंट्रा टेरिटोरियल है उसका मतलब भी विद इन इंडिया ही है। इंट्रा टेरिटोरियल एंड विद इन इंडिया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया और इंट्रा टेरिटोरियल। अब ये हमारा सेक्शन 2 बताता है। अब सेक्शन 2 क्या बताता है कि एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। इस कोड के अंदर जो भी पर्सन, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, इसमें एवरी पर्सन आया है। ये नहीं है कि कोई फॉरेनर अगर इंडिया में है तो वो पर्सन नहीं है, वो भी पर्सन ही है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आया हुआ हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उसके ऊपर भी ये एक्ट जो है वो लागू होता है अगर वो एक्ट अपने इंडिया में करता है। एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट। जरूरी नहीं है कि हर एक्ट के लिए वो पनिशेबल हो। जो एक्ट उसने, हो सकता है कि जो उसने ऑफेंस किया है उसमें आईपीसी में हमारे कोई भी जगह ही ना हो उस चीज के, वो छोटा सा ऑफेंस हो, कोई बड़ा ऑफेंस ना हो। अब हीनियस ऑफेंस होना चाहिए जिसमें हमारे आईपीसी के अंदर लिखा हुआ भी होना चाहिए कि इस ऑफेंस की, बिकॉज जो भी हम ऑफेंस करते हैं ना उसकी हर डिफाइन हमारे आईपीसी के अंदर सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो कह रहे हैं कि एवरी एक्ट नहीं, कोई ऐसा हीनियस क्राइम होना चाहिए, ऑफेंस होना चाहिए, और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो उसको, अगर वो फॉरेनर भी है, अगर वो इंडिया में आया हुआ है और ऐसा कोई क्राइम, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है वो हमारे भारत में आकर, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको उन फॉरेन, जैसे कि वो कनाडा, अमेरिका रहता है और उसको उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको इंडिया के लॉ के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो हमारे इंडिया में ही है। और इसमें ये लिखा गया है एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट, चाहे वो फॉरेनर हो, एनआरआई हो, लिविंग हो, यहाँ पे नॉन लिविंग हो। एक्सेप्शंस, अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, किन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक तो होते हैं फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, वॉरशिपर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, एलियंस एनिमीज होते हैं, इनको एक्सेप्शन है, इनके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता है। और हमारे गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके ऊपर भी पर्सन ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन सेक्शन 2 जो है वो लागू नहीं होता है। अब सेक्शन 3 क्या बताता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया से बाहर जाता है और वहां पे कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, लेकिन वहां के ऑफेंस जो वहां पे जो ऑफेंस कमिट करता है उसके वहां पर उनके लॉ के दौरान वहां पे उस चीज को पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया में आता है, इंडिया का सिटीजन ही है, और जब भी वो इंडिया में आएगा तो उस क्राइम, उस ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट होगी वो इंडिया के तहत, आईपीसी के तहत उसको दी जाएगी जब भी वो इंडिया में आएगा। अब जब भी वो इंडिया में आएगा, आप सोचोगे कि इंडिया में जब भी आएगा उसको पुलिस वालों को कौन बताएगा कि इसने फॉरेन में कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है।
तो हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन इन सब चीज़ों की जो हमारा एनआरआई, जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स होते हैं, जब वो फॉरेन जाते हैं तो उनकी सारी डिटेल जो है, अगर कोई वहाँ पे कोई भी ऑफेंस भी कमिट करते हैं तो एम्बेसी में जाती है, जो कि हमारे इंडियंस के पास आ जाती है, हमारे इंडिया में आ जाती है। और कोई ना कोई तो होता है जो बता देता है कि ये आया हुआ है और इसके अगेंस्ट ये उसने वहाँ पे ऑफेंस जो है वहाँ पे कमिट किया है, तो जब भी वो आएगा तो यहाँ पे पनिशेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे बिफोर 18 ईयर्स चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे पनिशेबल है। हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की कोई मान्यता नहीं है, तो चाइल्ड मैरिज जो है पनिशेबल है। वो यहाँ से बाहर जाता है और वहाँ पे शादी करके, चाइल्ड मैरिज वहाँ पे करके यहाँ पे आ जाता है, तो क्या वो एक्ट तो उसने वहाँ पे किया है, परफॉर्म किया, शादी वो कहेगा मैंने तो शादी वहाँ पे, एक्ट वहाँ पे परफॉर्म किया, मुझे यहाँ पे इंडिया में आके क्यों पनिशेबल किया जा रहा है? अगर वो एक्ट वहाँ पे परफॉर्म करता है और हमारे कानून के तहत यहाँ पे वो ऑफेंस जो है पनिशेबल है, तो उसको यहाँ पे आके सजा काटनी पड़ेगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी ही करेगी। ये बताता है हमारा सेक्शन 3। और अब आता है सेक्शन 4, जो एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, पहले विद इन इंडिया बताया उसने, अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, हमारी टेरिटरी से बाहर, हमारे इंडिया से बाहर जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो कैसे कैसे उनके ऊपर जो आईपीसी है, आईपीसी कोड है, वो कैसे अप्लाई होता है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ओनली टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस। हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी जगह पे हो, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, चाहे वो भारत को छोड़कर या भारत से बाहर हो, किसी शिप में हो, किसी एयरक्राफ्ट में हो, वो इंडिया की रजिस्टर्ड हो, वेयर एवर इट मे बी, कहीं पे भी हो, वो वहां पर भी हमारा जो कानून है वो लागू होता है। एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंसिंग टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स। हमारे यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर रिसोर्स हैं, अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है और हमारे जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वही धारा लगेगी आईपीसी की, जो यहाँ पे हमारे एप्लीकेबल है, तो वो भी उसी ऑफेंस के अंडर वहां पे अप्लाई की जाएगी और उसको पनिशेबल किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर्स की से छेड़छाड़ कर रहा था वहां बैठा हुआ। अब आता है, इसको एक एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ कि जैसे चलो एक हम शिप की लेते हैं, जैसे कोई भी शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो शिप है, जो शिप में जो भी कोई क्राइम होता है उसके ऊपर एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन लगती है, वो क्योंकि उनकी जो नौसेना वाले होते हैं ना, उनकी एक अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, उनके अपने लॉज होते हैं। जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी एक अपनी कोर्ट होती है, उनके अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, उनके जो भी मुकदमे चलते हैं वो उन्हीं की कोर्ट में चलते हैं, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह, ये सब चीजें आपने सुनी ही होंगी। अब जो इसमें कहा गया है, द वर्ड ऑफेंस जो वर्ड है इंक्लूड्स एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो अगर वो आउटसाइड इंडिया करता है या विद इन इंडिया करता है ऑफेंस, तो ऑफेंस ही रहेगा और वो इस एक्ट के अंडर पनिशेबल ही होगा। सॉरी, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई ए है, वो इंडिया का सिटीजन है, कॉमिट्स ए मर्डर इन ए युगांडा, वो युगांडा में कोई मर्डर कर देता है, वहां पे जाकर कोई मर्डर कर देता है, वो सिटीजन इंडिया का ही है लेकिन युगांडा जाता है, वहां पे जाके मर्डर कर देता है। He can be tried and convicted of murder in any place in India. वहां पे वो मर्डर करता है युगांडा में और वहां से भागकर वो इंडिया आ जाता है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा, युगांडा की पुलिस वहां पे उसको सर्च करेगी, अगर वो वहां नहीं मिलता है तो इंडिया एम्बेसी को इंडिया में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस नाम का पर्सन इस इंडिया का सिटीजन है और उसने यहाँ पे मर्डर का ऑफेंस किया है, ये एक्ट किया है, तो वो कहीं पे भी अगर इंडिया में कहीं पे भी पाया जाता है, कहीं पे भी मिलता है, इन विच मे बी फाउंड, तो वो क्या किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा अंडर इंडियन पिनल कोड के तहत। तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी कहीं पे भी क्राइम करता है, अगर वो सिटीजन है इंडिया का, तो वो पनिशेबल होगा, आईपीसी के अंदर आएगा ही आएगा। अब देखो, सर्टेन लॉज, कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो अफेक्ट नहीं होते बाय दिस एक्ट।
इस एक्ट के दौरान अफेक्ट नहीं होते, जैसे कि सेलर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सोल्जर्स हो गए, ये जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज कर रहे होते हैं, इनके ऊपर ये लॉ नहीं होता। उनके अपने ही एक लॉज होते हैं, उनके अपनी ही कोर्ट होती है, वहां पे उनके मुकदमे चलाए जाते हैं। अब आता है अच्छा, एक विद इन इंडिया हम बोलते हैं, हमारी टेरिटोरियल का हमें कैसे पता चलता है कि ये विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, कैसे पता लगता है? तो एक CZ होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस जोन कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस जोन होता है ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है। और EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स का जोन्स होता है। मीन्स कि अगर इतने गहरा पानी हुआ तो इसकी टेरिटोरियल यहाँ तक है, भारत यहाँ तक है। अब समुद्र से कैसे पता लगेगा ये समुद्र इनका है या ये इसकी डायरेक्ट इस इंडिया के अंदर आता है या आउटसाइड इंडिया आता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ ये एक्चुअली हमारे इसमें है नहीं है पार्ट में, लेकिन ये मैंने जनरल वैसे ही बताया है क्योंकि कई बार CZ और EEZ का आ जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो बताया है IPC के सेक्शंस बताए हैं। चैप्टर 1 किया है जिसके सेक्शन 1 to 4 किए हैं आज हमने। और ये कौन कौन से हैं, जिसमें प्रियम्बल में बताया गया है कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, इंडिया में रहेगा तो कौन सी ऑफेंसेस, उसको कैसे कैसे ऑफेंस मिलेंगे, कौन कौन सी उसको पनिशेबल होगा, किस किस ऑफेंस के लिए, और एग्जम्पशंस किन किन को है। और पनिशमेंट ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर अगर जाएगा तो कैसी है। और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो हमारा लॉ है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। ऑफेंसेस जो करता है हमारे भारत से बाहर भी जाके करता है, लेकिन सिटीजन इंडिया का होता है तो उसको भी पनिशेबल किया जाएगा। अगर कई बार होता है हमारे यहाँ पे जो भी कोई एक्ट यहाँ के चाइल्ड मैरिज, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हमारे पनिशेबल है, लेकिन बाहर चले जाओ तो वहाँ पे पनिशेबल नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है और वहाँ पे शादी करके यहाँ पे आ जाता है तो वो पनिशेबल ही कहलाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम चैप्टर 2 करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 6 से 52A तक है उसमें। पर मैं वही इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही बताऊंगी, बिकॉज इन सभी सेक्शंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है हमें। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है, कौन कौन से ऑफेंस पनिशेबल हैं, हमारी टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये था हमारा IPC का। और ये मेन जो डेट्स है ना, ये हमेशा याद रखनी चाहिए आपको कि ये स्टैब्लिशमेंट में कब आया था, ये इनेक्ट कब हुआ था, और ये फोर्स में कब आया था। 1 जनवरी 1862 को, अक्टूबर 1860 में ये इनेक्ट हुआ था, और ये फोर्स में 1 जनवरी 1862 में आया था। बहुत बार ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी आता है कि ये इनेक्ट कब हुआ था और फोर्स कब हुआ था। तो इसमें हम लोग कई बार फोर्स वाला लिख देते हैं कि 1860 में हुआ था क्योंकि IPC 1860 है, लेकिन जब इनेक्टमेंट आती है तो 1862। तो ये डेट्स हमेशा याद रखनी है कि अक्टूबर 1860 में ये इनेक्टमेंट हुई थी इसकी, और ये फोर्स में 1 जनवरी 1862 में आया था। और इसके 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं इसके। और जम्मू एंड कश्मीर पर भी अब लागू होता है जब से 370 हट गई है 2019 से। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो, वैसे ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था, फिर भी ना आया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।